लास्ट क्लास में हमने देखा था न्यूट्रिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। उसका एक पॉइंट रह गया था, जैसे कि अगर कोई ट्री है, उसका जो स्टेम का पोर्शन है, उसको अगर मैं उसका जो बार्क है, अगर मैं सर्कुलर फैशन में बेस से सर्टेन हेड पे अगर निकाल देता हूँ तो क्या प्लांट डाई कर जाएगा? सो द आंसर इज यस। ऐसा होगा क्यों? क्योंकि देखिए जाइलम जो होता है वो स्टेम के सेंटर में इनसाइड पॉइंट में लोकेटेड होता है जाइलम टिश्यू, जबकि फ्लोएम जो है वो पेरिफेरी पे लोकेटेड होता है। जो बार्क का रीजन है, आउटर जो स्टेम का पोर्शन है, वहाँ पे लोकेटेड रहता है। तो जब हम बार्क के पोर्शन को, अच्छा ये पूरे जो फ्लोएम और जाइलम टिश्यू हैं, ये पूरा एक कंटिन्यूस चैनल बनाते हैं, कंडक्टिंग चैनल बनाते हैं। आपने देखा होगा पीछे कि हमने बताया था कि जाइलम टिश्यू के कंपोनेंट्स होते हैं, फ्लोएम टिश्यू के कंपोनेंट्स होते हैं, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स। उन्हीं की मदद से फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो जब मैंने बीच से बार्क निकाल दिया तो यहाँ फ्लोएम टिश्यू प्रेजेंट रहा होगा, इसके कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहे होंगे, तो उनका जो लिंक है वो टूट गया। तो उसके वजह से होगा क्या कि जो फूड प्रिपेयर्ड होगा बाय द लीव्स, वो अपवर्ड प्लांट के अपवर्ड पोर्शन में तो पहुंच जाएगा, लेकिन लोअर पोर्शन में, रूट्स के पोर्शन में, बेस में नहीं पहुंच पाएगा। सो द रूट्स विल बी डिप्राइव्ड ऑफ एनर्जी as phloem will not be able to transport food to the bottom of the plant, so eventually the plant will die. अब हम नेक्स्ट देखते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में होता क्या है, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स हम देखेंगे। तो रेस्पिरेशन जो बेसिकली प्रोसेस है क्या, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्सेज फॉर सेलुलर नीड्स। सेल को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड वी यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्सेज फॉर सेलुलर नीड्स। फाइन। तो ये प्रोसेस एक्चुअल में स्टार्ट कैसे होता है? सबसे पहले एयर को हमने इनहेल किया, ठीक है, हमने एयर को इनहेल किया, वो हमारे थ्रोट से होते हुए हमारे अंदर, गले से होते हुए, थ्रोट से होते हुए अंदर पहुंचा। उसके बाद क्या होगा कि हमारा जो विंड पाइप है, जिसको हम ट्रैकिया बोलते हैं, विंड पाइप विच इज बेसिकली नोन एज द ट्रैकिया, यहाँ से वो पास करेगा। अब इस जो ट्रैकिया है, इस ट्रैकिया में देयर आर कार्टिलेज रिंग्स आर प्रेजेंट, कार्टिलेज रिंग्स आर प्रेजेंट। to ensure smooth flow of air। तो एयर, सबसे पहले एयर को हमने इनहेल किया नोज के थ्रू, नोज के थ्रू थ्रोट में गया, थ्रोट से क्या हुआ, ट्रैकिया में गया, ट्रैकिया जिसको कि हम विंड पाइप बोलते हैं। और इस विंड पाइप पे या ट्रैकिया में कार्टिलेज रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि इंश्योर करते हैं कि जो एयर का फ्लो हो रहा है वो स्मूथ रहे, कोई जर्क ना है। फिर वहाँ से क्या जाता है, वो जो ब्रोंकी में जाता है, और ब्रोंकी से भी कहा जाता है लंग्स में। तो ब्रोंकी क्या है, बेसिकली ब्रोंकी क्या है, दे आर द नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स दैट कीप ब्रांचिंग इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड एज ब्रोंक्यूल्स। ये क्या है, दीज आर बेसिकली द नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, ट्यूब के फॉर्म में नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होते हैं, तो ट्यूब्स दैट कीप ब्रांचिंग into smaller tubes called as bronchioles। तो ब्रोंकी से कहाँ गया, ब्रोंक्यूल्स में, जो उसके नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स हैं, जो ब्रांचेस हैं उसमें। और फिर ब्रोंक्यूल से कहाँ जाता है, वो एल्वियोलाई में। अगर मैं यहाँ पे और स्पेसिफाई करूँ तो ये कहाँ जाएगा, फिर एल्वियोलाई में, और फिर एल्वियोलाई से कहाँ जाता है, लंग्स में। तो एल्वियोलाई क्या होता है, एल्वियोलाई आर दीज आर द टाइनी एयर सैक्स विच आर प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द ब्रोंक्यूल्स। जैसे मैंने बताया कि जो ब्रोंकी है, ये ऐसे, ये विंड पाइप आ रहा है, तो विंड पाइप से ऐसे आके ऐसे ऐसे ब्रांचेस में ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे ब्रांचेस में, ऐसे ब्रांचेस में। तो इसके एंड पे क्या होता है कि टाइनी एयर सैक्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। टाइनी एयर सैक्स विच आर प्रेजेंट एट द एंड ऑफ ब्रोंक्यूल्स, these are known as alveoli। इनका काम क्या है, दे प्रोवाइड द लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। alveoli का फंक्शन क्या है, दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस।
प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया, large surface area for exchange of gases, exchange of gases। ये होता है हमारा एल्वेलाई का फंक्शन। तो आपने देखा है एयर को हमने नोज से इनहेल किया, वो फिर कहाँ गया, थ्रोट में गया, थ्रोट से कहाँ गया, हमारा जो ट्रैकिया है विंड पाइप उसमें गया। और इस ट्रैकिया में क्या होता है, कार्टिलेज रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप आगे यहाँ देखोगे तो ये जो विंड पाइप है ऐसे ऐसे रिंग्स के फॉर्म में ऐसे होता है, जिसको बोलते हैं कार्टिलेज रिंग्स। कार्टिलेज रिंग्स प्रेजेंट होते हैं टू इंश्योर द स्मूथ फ्लो ऑफ एयर। फिर उसके बाद कहाँ जाता है, वो ब्रोंकी में जाता है। ये जो है ये सब ऐसे, इसको हम ब्रोंकी बोलते हैं। और जो इनकी ब्रांचिंग हुई जा रही है इसको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। और इसके एंड में जो टाइनी एयर सैक्स हैं जो फुला फुला गुब्बारे की तरह हैं, इसको हम बोलते हैं एल्वेलाई। तो एल्वेलाई में क्या करता है, इट प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ जो गैसेस होते हैं। और उसके बाद एल्वेलाई से वो लंग्स में जाता है। तो बेसिकली होता क्या है कि जो एल्वेलाई है यहाँ पे क्या होता है, देयर आर नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। तो ब्लड क्या करता है, इट ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द बॉडी। ब्लड जो आया अपने साथ, जो ब्लड आया उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी। एल्वेलाई में लाया, यहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं एल्वेलाई के अंदर, तो यहाँ पे रिलीज कर दिया, रिलीज इनटू एल्वेलाई। और फिर एल्वेलाई एल्वेलाई के अंदर जो एयर प्रेजेंट है उसके अंदर ऑक्सीजन होता है, क्योंकि यही तो एयर जो यहाँ से है उसी हम ऑक्सीजन लिए थे। तो यहाँ पे जो एल्वेलर एयर होगा वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमने बताया कि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, लार्ज सरफेस एरिया होता है एल्वेलाई का, तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। तो ब्लड जो आया था अभी उसके अंदर क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड था। तो ये क्या करेगा, ये ब्लड ये ऑक्सीजन ले लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देगा, और ये फिर जो ब्लड है ये ट्रांसपोर्ट करेगा टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। तो ये पूरा प्रोसेस होता है from beginning to the end. Blood brings carbon dioxide from rest of the body, it releases into the alveoli। और alveoli में क्या है कि जो एयर हमने इनहेल किया उसमें पहले से ऑक्सीजन था, और इसका जो फंक्शन है कि प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं उस ब्लड वेसल्स के थ्रू जो ब्लड आया उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड था, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देगा और ऑक्सीजन वो ब्लड कैरी कर लेगा एंड विल ट्रांसपोर्ट टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। तो ये पर्टिकुलर पूरा प्रोसेस हो गया हाउ रेस्पिरेशन अकर्स इन ह्यूमन बींग्स। तो आपको ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि ट्रैकिया क्या होता है, इसमें कार्टिलेज रिंग्स क्या होते हैं, इनका फंक्शन क्या है, एल्वेलाई का फंक्शन क्या है, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एल्वेलाई का फंक्शन क्या होता है, ब्रोंकी क्या होते हैं, ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। और ये जो प्रोसेस है पूरा, कैसे आपका ब्लड आया कार्बन डाइऑक्साइड लेके और उसका एल्वेलाई में रिलीज हुआ, और फिर कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेज है, ये पूरा आपको पता होना चाहिए। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आता है कि एक्चुअल में जो रिएक्शन होता है केमिकल इक्वेशन रेस्पिरेशन का वो क्या है। तो जैसा मैंने बताया कि हम क्या करते हैं रेस्पिरेशन में, वी यूटिलाइज ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी टू ब्रेक डाउन द फूड सोर्सेज फॉर सेलुलर नीड्स। तो हम क्या किए, जैसे हमारा जो फूड है ग्लूकोज है, ये जो ग्लूकोज है, इस फूड को हमने क्या किया, हमको ब्रेक डाउन करना है। तो ब्रेक डाउन करने के लिए हमने ऑक्सीजन की मदद ली। ऑक्सीजन से क्या होता है, ये ब्रेक डाउन होकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है, और इसी एनर्जी को सेल यूज करता है। लेकिन क्या होगा कि एक्चुअल में ये जो प्रोसेस है इसको हम फर्दर ब्रेक डाउन करें तो ये स्टेप बाय स्टेप होता है। यहाँ मैंने डायरेक्ट लिखा है कि सबसे पहले जो ग्लूकोज है ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस से पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, और ये 6 कार्बन अगर मॉलिक्यूल है तो पायरुविक एसिड बात आप जान लो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, पायरुविक एसिड में 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो पहला प्रोसेस क्या हुआ, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन इनटू पायरुविक एसिड बाय प्रोसेस कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। और ये प्रोसेस कहाँ होता है, इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस होता है। और उसके बाद फिर क्या होगा, ये जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है ये ब्रेक डाउन होके कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और जब पायरुविक एसिड फॉर्म होता है तो तकरीबन 8 एटीपी एनर्जी रिलीज होती है, और एट द एंड 30 एटीपी रिलीज होती है। तो टोटल ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है इसमें आपकी 38 एटीपी एनर्जी रिलीज होती है। बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, वो आपका मेडिकल के लोग बच्चों का हो जाएगा। आपको बस इतना जानने की जरूरत है कि टोटल रेस्पिरेशन के प्रोसेस में 38 एटीपी एनर्जी रिलीज होती है, ग्लाइकोलिसिस में 8 एटीपी और रिमेनिंग 30 एटीपी। ये तो हो गया जब हमारा
ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड सोर्स का ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होगा तो हम उसको बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन। और एक होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? इट हैपेंस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब जो फूड सोर्स है इसका ब्रेकडाउन होगा इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें क्या होगा? पहला प्रोसेस सेम है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा इन पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल 6 कार्बन से 3 कार्बन मॉलिक्यूल वह प्रोसेस कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस एंड इट हैपेंस इन साइटोप्लाज्म। जब ऑक्सीजन, फिर इसके बाद क्या होगा? इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये क्या होगा? ये इथेनॉल में कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड में और 2 एटीपी एनर्जी रिलीज। और ये प्रोसेस कहाँ होता है? इन ईस्ट। जब फर्मेंटेशन होता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस, तो आपका ये इथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और 2 एटीपी एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन जब हमारे जो जो मसल्स होते हैं इसमें इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जब ये प्रोसेस होगा तो क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड बनेगा। और यही कारण है कि जब हम इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं या हम बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं तो आपको देखा होगा कि मसल्स में पेन होता है। तो वो होता क्यों है? क्योंकि जब हम इंटेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं तो हमें ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ज़्यादा चाहिए और हमारे बॉडी को उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई मिल नहीं पाती है। तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में जो हमारा ग्लूकोज है, हमारे सेल को एनर्जी चाहिए तो इसका ब्रेकडाउन होता है, और जब ब्रेकडाउन होगा इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या होगा? लैक्टिक एसिड बन जाएगा। जब लैक्टिक एसिड बन जाएगा तो दिस लैक्टिक एसिड इज द मेन रीजन फॉर द पेन इन द मसल्स, और मसल्स में हमारा स्ट्रेन होना स्टार्ट होता है। तो ये जो दो इक्वेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। आपको ये प्रोसेस याद रखना है कि ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होता है इन साइटोप्लाज्म, और पायरुविक एसिड में पहले कन्वर्ट होगा फिर फाइनली इसमें कन्वर्ट होगा। और ये अरबिक रेस्पिरेशन का इक्वेशन है, ये एनारबिक रेस्पिरेशन का इक्वेशन है। और जब आपका यीस्ट में होगा, मतलब जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, जब फर्मेंटेशन प्रोसेस होगा तो आपका जो एंड प्रोडक्ट होगा वो होगा इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी एनर्जी रिलीज। और जब हमारे जो मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो लैक्टिक एसिड बनता है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स।